अभिभावकों ने प्राइवेट स्कूलों से फीस माफ़ करने की मांग की है, लेकिन इसी बात का दूसरा पहलू ये भी है कि प्राइवेट शिक्षक वो भी तो बेरोज़गार हैं, उनकी भी तो कमाई ठप है। तो इस मुद्दे पर हमने बात की है सितारगंज के चेयरमैन हरीश दुबे जी से। प्राइवेट शिक्षक भी रोज़गार हैं, अभिभावकों की भी कमाई ठप है, शिक्षकों की भी कमाई ठप है प्राइवेट स्कूलों के। तो इस विषय पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आपकी बात बिल्कुल, मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूँ कि हम लोग जो ये मांग कर रहे हैं कि नो स्टडी नो फीस, इसका मतलब ये है कि नियमित रूप से अगर कक्षाएं नहीं चलाई जा रही हैं तो हमसे यानी अभिभावकों से फीस ना वसूला जाए। दूसरी बात, इस पर मैं और बढ़िया बोलूँगा, बताऊँगा आपको विस्तार से, लेकिन उस बीच में आपने एक और लाइन जोड़ी कि अध्यापकों, जो वहाँ अध्यापक हैं, वो अध्यापकों की तनख्वाह, वेतन या इस तरीके की बात आप कर रहे हैं कि उनका वेतन कैसे दिया जाएगा अगर फीस नहीं दी जाती। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि प्राइवेट स्कूलों में जो आजकल वाहन खड़े हुए हैं, जो वाहन आज सर्विस के लिए नहीं जा रहे हैं, और जहाँ वो जब उनके वाहन चलते थे, जिन कंपनियों में वो सर्विस के लिए जाया करते थे, तो उन कंपनी वाले अगर मोबाइल से ये दिखा दें कि हमने जो है कि आपके गाड़ियों का, आपके वाहनों की सर्विस कर दी है, तो जो उन कंपनी के जो कर्मचारी हैं आज जो बेरोज़गार हो गए हैं, खाली बैठ गए हैं और उनका वेतन जो है वो कंपनी वाले दे रहे हैं, तो क्या ये स्कूल वाले उनको सर्विस का चार्ज दे देंगे? आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, क्या वो सर्विस का चार्ज उनको दे देंगे? अगर वो इस तरीके की सर्विस, अगर कोई किसान है, किसान के खेत में आज फसल लहलहा रही है और वो फसल की मोबाइल से फ़ोटो खींच के और इनको फ़ोटो मोबाइल से भेज दे ऑनलाइन, तो क्या इनके ये लोग जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं, ये उनको पैसे दे देंगे उस फसल के? देखिए, लॉकडाउन के समय बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े होटल, बड़े बड़े उद्योग, अधिकतर चीज़ें बंद हो गई। बंद होने के बाद जो उनके कर्मचारी थे, उन कर्मचारियों को उन्होंने कैसे रोका? उनको अगर आगे चलाना होगा तो उनका वेतन उन्होंने दिया। अगर आप कहेंगे कि भाई आप, अब जैसे मैं वकील हूँ, बिल्कुल खुल के शब्दों में कहूँ कि जैसे मैं वकील हूँ, मेरा पेशा वकालत का है। आज न्यायालय में जो कुछ कामों को छोड़कर जो है कि बाकी कोई काम नहीं हो रहा, जो पुरानी हमारी पेंडिंग फाइलें हैं जिनमें डेट पड़ती थी, हेयरिंग होती थी, वो सारे काम बंद हैं। अगर मैं अपने क्लाइंट से सिर्फ वहाँ पर जो रजिस्टर में उसको तारीख मिल जा रही है, उस तारीख की मोबाइल से फ़ोटो खींचकर भेज दूँ, तो क्या वो क्लाइंट मुझे पैसा दे देगा? उसका काम तो कुछ हो ही नहीं रहा भाई, उसका काम कुछ नहीं हो रहा ना भाई। ऑनलाइन क्लासें तो स्कूल वाले कह ही रहे हैं ना कि हम दे रहे हैं, तो उस ऑनलाइन क्लास का कितना फ़ायदा, कितना नुकसान हो रहा है, आप बतौर अध्यक्ष आप बताइए। ऑनलाइन क्लासें दे रहे हैं, अध्यापकों वाली बात तो आपकी समझ में आ गई ना जी। आपकी समझ में आ गई ना कि किसी का कोई कर्मचारी अगर जो है कि बेरोजगार होता है या वेतन की समस्या आती है, तो अभिभावकों पे आप नहीं थोप सकते, और कारण मैंने बता दिया क्यों नहीं थोप सकते। दूसरी बात, आप कह रहे हैं ऑनलाइन क्लासें ऑनलाइन क्लासें जो है ये जो चला रहे हैं, मान लीजिए ऑनलाइन क्लासें जो ये चला रहे हैं, मान लीजिए किसी के घर में 3 बच्चे हैं, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना आप, मान लीजिए किसी के घर में 3 बच्चे हैं, इनका जो पढ़ाई का समय, निर्धारित समय है, वो एक ही है भाई। 11 बजे से 12 बजे तक किसी की क्लासें चल रही हैं, तो 11 बजे से 12 बजे तक की क्लासें चल रही हैं, तो उन तीनों बच्चों को अलग अलग ये 15-15 हज़ार का, 16-16 हज़ार का मोबाइल व्यक्ति कैसे खरीद के देगा और क्यों खरीद के देगा? और उसमें डाटा स्वयं अपना डालेगा। 15 या 45 हो गए भाई साहब, 45,000 रुपये। मान लीजिए किसी क्लास में 20 बच्चा पढ़ते होंगे और 20 बच्चों में 5 बच्चे के माँ बाप बहुत ज़्यादा पूंजीपति होंगे, बहुत पैसे वाले होंगे, वो दे देगा, लेकिन जो बाकी के बच्चे हैं उनके माँ बाप तो नहीं दे पाएंगे ना 45,000 रुपये। तो ये ऑनलाइन की इनकी व्यवस्था ख़राब हो गई। दूसरी बात, कोई बच्चे, मान लीजिए उसके माता और पिता दोनों लोग नौकरी पेशा हैं, दोनों नौकरी करते हैं। अब बच्चा उनका पढ़ता है केजी में या 1 में या 2 में या 3 में, तो 3 का मतलब समझ लीजिए 4 साल में बच्चे का एडमिशन होता है, तो 4-3 7 साल। 7 साल का बच्चा आज फ़ोन को अपडेट नहीं कर पाता है भाई, तो उस फ़ोन को अपडेट करने के लिए उसको एक व्यक्ति चाहिए, या माता चाहिए या पिता चाहिए, तो एक जने तो इंगेज हो गया। तो भाई जब वो इंगेज हो जाएगा और नौकरी पर नहीं जाएगा, तो उसकी जो अपसेंट लग जाएगी, उस अपसेंटी का पैसा क्या ये स्कूल वाले उसको दे देंगे अभिभावक का? ये जवाब दें मेरे को। आज बहुत सारे डॉक्टर अभिभावकों को ये सलाह दे रहे हैं, ये निजी स्कूल वाले भी यही सलाह देते थे
कि अपने बच्चों को मोबाइल मत दो भाई, आपके बच्चों की आंखें कमज़ोर हो जाएंगी, आपका बच्चा बिगड़ जाएगा, स्कूल में कोई मोबाइल लेके नहीं आएगा, मोबाइल से दूर रखो। अचानक ही सब कुछ मोबाइल हो गया। डॉक्टर ये सलाह दे रहे हैं कि अपने बच्चों को एंड्रॉयड फ़ोन छोटी स्क्रीन से पर लगातार देखने के लिए मना कर रहे हैं। वो लोग सलाह दे रहे हैं मत दिखाओ, नहीं तो उनकी आंखें छोटी उम्र में ही ख़त्म हो जाएंगी। वो आंखों का अगर इलाज कराने लगेगा तो कौन देंगे? ये लोग देंगे पैसे। ये देंगे तो मुझे बताएं। कक्षा 11, 12 उससे ऊपर की जो क्लासों में ऑनलाइन पढ़ाई की बातें ये कर रहे हैं, तो कक्षा 11, 12 के बिल्कुल खुले शब्दों में कह रहा हूँ, आप इसको इन्वेस्टिगेशन करा लेना, इसका विचारण करा लेना, इसकी जांच करा लेना। जो बच्चे अगर 100 बच्चा अगर ऑनलाइन कक्षा 11, 12 का पढ़ रहा है, तो उसमें वो लड़के और लड़कियां 80 ऐसे हैं जो पढ़ाई के अलावा उस एंड्रॉयड फ़ोन का दुरुपयोग कर रहे हैं, और उस पर लड़के और लड़की आपस में जब मित्रता हो जा रही है तो सिर्फ और सिर्फ चैटिंग कर रहे हैं। और इससे क्या है, अभिभावक परेशान हो गया है, उसके बच्चे बिगड़ने लग गए हैं, इससे हमें कोई लाभ नहीं मिल रहा है। जी, वर्तमान सरकार रोजगार दे रही है, कितना प्रोवाइड कर रही है, इससे आप बतौर अध्यक्ष कितना खुश हैं? कुछ भी नहीं दे रही है। वर्तमान सरकार तो खाली हवा में बात कर रही है। वर्तमान सरकार ने कहाँ दिया रोजगार? दिखाए ना हमको, कहाँ दिया? हमको तो कहीं नहीं दिखाई दिया। पिछली सरकार ने जरूर मुझे याद आता है कि बहुत सारे रोजगार उन्होंने गेस्ट टीचरों के रूप में, गेस्ट उसके रूप में कई चीज़ें दिए होंगे। वर्तमान सरकार ने क्या रोजगार दिया? हमको तो कुछ नज़र नहीं आ रहा भाई, क्या रोजगार दिया। वर्तमान सरकार की रोजगार योजना से हम लोग बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, ना आज का युवा संतुष्ट है। सरकारें जो हैं, मैं तो यहाँ जैसे निर्दलीय जीत के आया, सरकारें सिर्फ और सिर्फ जनता के साथ, चाहे वो किसान हो, चाहे वो हमारे छात्र हों, चाहे हमारे बेरोजगार युवा हों, सबके साथ छलावा कर रही है। ये सरकार जो अपने आप को डबल इंजन का बताती है, ये सरकार जो अपने आप को जीरो टॉलरेंस का बताती है, ये सरकार जो अपने आप को बहुत ज़्यादा ईमानदार बताती है, बिल्कुल पूरी तरीके से फेल हो गई है। एक भी इनका कारगर, एक भी इनका, अब ये देखिए मेरे हाथ में, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मेरे हाथ में ये हाई कोर्ट का वो आदेश है जिसमें प्राइवेट स्कूल वाले जो थे, वो प्राइवेट स्कूल वाले गए थे अपनी जो है कि फीस लेने के लिए, ट्यूशन फीस लेने के माध्यम के लिए गए थे। लेकिन कहीं भी राज्य सरकार ने, बिल्कुल स्पष्ट रूप कहता हूँ कि राज्य सरकार ने ठीक तरीके से हमारी पैरवी नहीं करी, हमारी अभिभावकों की पैरवी नहीं करी। ऑनलाइन शिक्षा में जो आज हमको समस्याएं आ रही हैं, राज्य सरकार को जो रखी नहीं चाहिए थी न्यायालय के समक्ष, उन्होंने नहीं रखी, जिस कारण से जो है कि न्यायालय ने स्कूल वालों को कहा कि तुम सिर्फ शिक्षण शुल्क जो है कि ले सकते हो, लेकिन उसके लिए किसी अभिभावकों पर दबाव नहीं बना सकते हो। लेकिन आप इंटरव्यू लेने आए हैं, एक बात और बिल्कुल क्लियर कर दूं मैं, सारे अभिभावक आपका चैनल देखेंगे, बहुत लोग देखेंगे तो वो मेरी बात को समझ सकेंगे। केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा एक पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया, NCERT। NCERT का पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया, तो NCERT का पाठ्यक्रम निर्धारित होने के बाद ये तय हुआ कि सभी विद्यालय, चाहे वो बड़े विद्यालय हों, चाहे वो छोटे विद्यालय हों, किसी भी प्रकार के विद्यालयों, सब में NCERT का पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। ठीक है भाई, NCERT के पाठ्यक्रम में मान लीजिए ये जैसे हिंदी की किताब है, इसके अंदर 15 चैप्टर हैं, तो 15 चैप्टर अगर इसके अंदर हैं, मेरी बात को समझ लीजिए बिल्कुल ध्यान से, अगर 15 चैप्टर हैं, कोई बहुत बड़ा स्कूल है उसको भी 15 ही चैप्टर पढ़ाने हैं, कोई बहुत छोटा स्कूल है उसको भी 15 चैप्टर पढ़ाने हैं, कोई मोबाइल से ऑनलाइन पढ़ाएगा उसको भी 15 ही चैप्टर पढ़ाने हैं, कोई अपने ऑफलाइन अपने परिसर में बुला के पढ़ाएगा तो उसको भी 15 ही चैप्टर पढ़ाने। जब पढ़ाने सबको एक जैसे हैं, तो सबका ट्यूशन फीस, सबकी शिक्षण शुल्क अलग अलग कैसे हो सकता है? सबका शिक्षण शुल्क एक सा ही होना चाहिए। और NCERT का जो पाठ्यक्रम है, मेरे हिसाब से जो है कि इसका जो शिक्षण शुल्क होना चाहिए बहुत ज़्यादा 100, 150 या 200 रुपये होना चाहिए, इससे ज़्यादा शिक्षण शुल्क नहीं होना चाहिए। क्योंकि मेरे क्षेत्र में भी, अगर मेरे सितारगंज की जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें भी आप देखेंगे तो अधिकांश लोग गरीब मध्यम वर्गीय परिवार के लोग निवास करते हैं और जनजाति के लोग निवास करते हैं, यहाँ पर SC के लोग निवास करते हैं, वो SC दोनों निवास करते हैं, अधिकतर संख्या इन लोगों की है। तो वो लोग जो है कि अपना पैसे को वहन नहीं कर पा रहे। ये लॉकडाउन जो जब से चालू हुआ है, अंडर कोविड-19 का महाप्रकोप जब से चालू हुआ है, उनके धंधे बेकार हो गए, वो चौपट हो गए। बाहर हमारे यहाँ के लोग बाहर जाते थे, होटलों में काम करते थे और जगह काम करते थे, मजदूरी करते थे, सब कुछ खत्म हो गया है, घर आके बैठ गए। तो सार्वजनिक, एक तो सरकार ने हमारी बात को, हमारे पक्ष को ठीक तरीके से नहीं रखा, सरकार ने हमारे पक्ष को ठीक तरीके से नहीं रखा, इसलिए जो है कि हाई कोर्ट को ये कहना पड़ा कि शिक्षण शुल्क ही प्राप्त कर सकता है विद्यालय अभिभावकों से।
और ये भी कहा कि किसी पे दबाव नहीं बनाएंगे, लेकिन फिर भी आज निजी स्कूल वाले दबाव बना रहे हैं। दूसरा जो एक इसमें शब्द आया, देखिए मैं आपको बता दूं बिल्कुल खोल के, आप थोड़ा सा फोकस करेंगे कैमरे को। इसमें एक शब्द आया है निर्धारित, ये देखिए एक शब्द आया है निर्धारित, निर्धारित ये शब्द आया, देखिए नीचे दिखाई दे रहा है बहन जी आपको, है ना, निर्धारित शब्द आया। ये कहता है निर्धारित शिक्षण शुल्क, मैंने अंडरलाइन भी करा है। अरे भाई निर्धारित शिक्षण शुल्क हमको पता तो लगे निर्धारित कितना है, जी जी, हमको पता लगे ना। हाईकोर्ट ने कहा है शिक्षण शुल्क दो, निर्धारित शिक्षक शिक्षण मतलब आप कह रहे हो कि निर्धारित होना चाहिए, हाँ, जैसे 100 रुपए 200 रुपए जितना भी हो निर्धारित होना चाहिए। सरकार सार्वजनिक कर दे ना, सरकार सार्वजनिक कर दे। सरकार की पहली गलती की वजह से अभिभावक आज पिस रहे हैं। सरकार सार्वजनिक कर दे, मेरा कहना है कि निर्धारित, आखिर वो शिक्षण शुल्क निर्धारित कितना है, तो हम उतना शुल्क देने पर फिर विचार करेंगे, फिर हम उन अध्यापकों के बारे में। लेकिन ये कोई एक्यूज नहीं है कि भाई मैं अध्यापकों का वेतन कैसे देंगे, अध्यापकों के बच्चे भूखे मर जाएंगे। अरे भाई अध्यापकों के बच्चे भूखे मर जाएंगे तो भूखे तो हमारे बच्चे भी मर रहे हैं, आप उस काम के हमसे पैसे ले रहे हैं। अब मैं पुराने क्लाइंटों से पैसे ले रहा हूँ। एक आदमी में जो है कि मान लीजिए हमारे यहाँ से गाड़ी 1 महीने पहले ठीक करा के गया, हर महीने। अब एक और चीज़ बताऊँ थोड़ा सा, इनके यहाँ एनुअल फंक्शन होते हैं, एनुअल फंक्शन होते हैं। एनुअल फंक्शन में ये क्या करते हैं, सारी व्यवस्थाएं करते हैं। कई विद्यालय क्या करते हैं, बैंड वालों को भी बुलाते हैं, मिठाई वालों से मिठाई भी लाते हैं, हर वर्ष करते हैं ये लोग। अब जो है कि इन्होंने अपना जो है कि इस बार वार्षिक उत्सव नहीं मनाया, और जिस कारण से मिठाई वालों से मिठाई नहीं लाए होंगे, बैंड वालों से बैंड नहीं बजवाया होगा, साज सज्जा वालों से साज सज्जा नहीं कराई होगी, टेंट वालों से टेंट नहीं लगवाया होगा, लेकिन हर बार ये लगाते थे। तो आज उनके बच्चे जो है कि अगर भूखे मर रहे हैं तो ये क्या पैसे दे देंगे, या अगर उनको पैसे दे देंगे, अगर ये टेंट वालों को पैसे दे देंगे, अगर ये बैंड वालों को पैसे दे देंगे, अगर ये फूल माली वालों को पैसे दे देंगे, अगर ये साज सज्जा वालों को पैसे दे देंगे, तो चलो भाई हम भी दे देंगे। लेकिन ये कहते हैं भाई हमने तो इस बार ये चीज़ कराई नहीं। अरे भाई हमने भी तो पढ़ाई अपने बच्चों को इस बार कराई नहीं, तुम्हें गाय के पैसे दे दे भाई। लेकिन लास्ट क्वेश्चन है सर, लास्ट क्वेश्चन है सर। आए दिन आपने अखबारों में भी पढ़ा होगा कि प्राइवेट शिक्षक हैं जो कोई आत्महत्या कर रहा है, कोई मजबूरी का मारा बेचारा किसी अन्य काम करने को मजबूर है, कोई मजदूरी करने को मजबूर है, उनके बारे में थोड़ा सा कह दीजिए। देखिए एक चीज़ सुनिए, आप खाली अध्यापकों की बात कर रहे हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, बहुत से लोग, क्योंकि सरकार अंडर कोविड-19 के मामले में बिल्कुल फेल हो गई, हाथ उसने खड़े कर दिए हैं, इसलिए वो अपनी जनता को संभाल नहीं पाई, उनको रोज़गार दे नहीं पाई जो खोखले दावे करती थी। और दूसरी बात, बहुत बड़ा एक कारण मैं आपको बताऊं कि जो अध्यापक हैं, वो अध्यापक, हम भी अध्यापकों के साथ हैं, और मैं आह्वान करता हूं अध्यापकों के, अध्यापक अपनी अधिकारों की लड़ाई ठीक प्लेटफॉर्म पे लड़ें। इनको क्या है, प्राइवेट स्कूल वाले जितने वेतन पर हस्ताक्षर करवाते थे उतना वेतन इनको देते नहीं थे। जैसे मान लीजिए किसी के एक मेरे पास एक मामला आया है, और बिल्कुल खुल के आपके चैनल से कहना चाहता हूँ, सैली स्कूल का मामला आया है, जिसके राजेश सैली जी, माननीय राजेश सैली जी जिसके प्रबंधक हैं, उनका एक मामला मेरे पास आया है, मेरे संज्ञान में आया है। उसने एक पत्र लिखा है मुझे, तो उसका कहना यह है कि 26,000 कुछ रुपए पर वो हस्ताक्षर कराते थे, और 21,000 कुछ रुपए उसको दिया जाते थे, यानी 5,000 रुपये पर मंथ उसके काट लिए जाते थे। और उसको 6-7 साल हो गए हैं, अगर मान लीजिए 6 साल भी हो गए तो 1 साल के अगर उसके मान लो 5 के हिसाब से 12 पंजे 60, तो 6 साल के आप लगा लीजिए कि कितने हो सकते हैं, कितने हो जाएंगे, 12 पंजे 60, तो 6 और 6 छिंग 36, 3,60,000 रुपया उसका बनता है। भाई वो पैसा दे दो ना, वो पैसा दे दो, अपने बच्चों को पालेगा इस टाइम। जो पैसा आप लोग खा गए उससे लेके वहाँ पे अपने उसमें दिखा के, जो आप रिटर्न दाखिल कर रहे हैं उसमें जो पैसा खा गए, दे दो ना भाई। इस समय आप उनसे पहले भी खाते रहे, आप उन्हें पहले धोखा देते रहे। आज विपत्ति के समय तो अपने कर्मचारियों की ईमानदारी दिखाओ, आप उनके बच्चे भूखे नहीं मरेंगे। लेकिन आपका ये कहना कौन सा ठीक है कि भाई अब पैसा हम अभिभावकों से लेंगे तभी तुम्हें देंगे, नहीं, अब भी नहीं दे रहे, पैसे हमसे पूरे ले रहे हैं, पैसे हमसे पूरे ले रहे हैं ये, लेकिन अब भी नहीं दे रहे उनको फीस। अब भी कई लोग मारे फिर रहे हैं। और उसी की ये शिकायत थी, उसी अध्यापक की ये शिकायत थी कि जुलाई और अगस्त में, जो ये ऑनलाइन की बात कर रहे हैं, जुलाई और अगस्त का तो उसको 1 रुपया नहीं दिया, उसे बिना बताए उन्होंने हटा दिया, वो डिप्रेशन में आ गया, वो बड़ा परेशान हो गया। तो अध्यापक धीरे धीरे आएंगे, मैं अध्यापक भी हमारी जनता है, अध्यापकों के भी लड़ूंगा, लेकिन ठीक प्लेटफॉर्म पे आए, दूसरे के कंधे पे बंदूक रखने की कोशिश ना करें। वो अध्यापक भली बात आज बोल नहीं रहे, डर के मारे नहीं बोल रहे, हम हट जाएंगे। अध्यापक भली भांति जानते हैं कि अभिभावक अपनी सही लड़ाई लड़ रहा है, और स्कूल प्रबंधन
जिन अध्यापकों के कंधे पे बंदूक रख के नोट कमाना चाहता है, उन अध्यापकों का लगातार स्कूल प्रबंधन शोषण करता आया है, कर रहा है। लेकिन अब धीरे धीरे अध्यापक बोलना प्रारंभ कर चुके हैं, इनकी संख्या बढ़ेगी और निश्चित रूप से वो लड़ाई भी मैं लड़ूंगा। तो देखा आपने कि हरीश दुबे जी की यही मांग है कि लॉकडाउन अवधि में नो स्टडी नो फीस। इनका कहना यही है कि जब लॉकडाउन अवधि में पढ़ाई नहीं तो फीस किस बात की भाई।